जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी, MGICS में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें हम देखने वाले हैं आज अपठित गद्यांश। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपठित गद्यांश जो है वो एक आएगा अथवा में भी आ सकता है, यानी कि मिनिमम इसमें 5 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम अपठित गद्यांश। दोस्तों, अपठित गद्यांश में कोई सा भी विषय हो सकता है, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक रूप से संबंधित हो, शैक्षणिक हो या नैतिक रूप से। यानी कि अपठित गद्यांश में विषय से संबंधित चाहे गद्य की 6 विधाएं जो हमारी है, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, आलोचना हो या गौण विधाओं में देखें हम संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, रिपोर्टाज हो, भेंट वार्ता हो, इससे संबंधित गद्यांश बनता है। विशेषकर मूल रूप से इस प्रकार से गद्यांश बनाया जाता है जिससे कि विद्यार्थी का नैतिक विकास हो, साथ ही साथ वो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गद्यांश। दोस्तों, जो गद्यांश होता है उस गद्यांश को परीक्षा के टाइम पे आप जितना धैर्यपूर्वक पढ़ें, जितना अच्छे से पढ़ें, उतना आपको उत्तर में आसानी हो जाती है। जब हम किसी गद्यांश को समझते हुए पढ़ते हैं और एक बार पढ़ने के बाद उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमें प्रश्न और उसके साथ ही जो उत्तर बनने की संभावना है, क्या गद्यांश का शीर्षक होगा, क्या गद्यांश पूछना चाह रहा है, गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, गद्यांश में कोई इस प्रकार के प्रश्न तो नहीं बने कि जो गद्यांश हम पढ़ रहे हैं उस गद्यांश में हमें बहुत सारे बिंदु एक जैसे लगे। इसलिए गद्यांश को इत्मीनान से और धैर्यपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब आप इसे धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मूल भाव, उसका केंद्रीय भाव क्या है। इससे क्या है, आसानी हो जाती है और किसी भी प्रकार से प्रश्न के गलत होने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश हम देख रहे हैं। संजीवनी, गुड आफ्टरनून। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं अपठित गद्यांश की, और अपठित गद्यांश में ये गद्यांश आपके सामने। आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक पढ़ना है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो कुछ शब्द इतने पास के आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसी टाइम पर यदि हम प्रश्न को देख लें, उसके विकल्पों को देख लें, तो हमें और आसान गद्यांश लगता है। सादा जीवन, उच्च विचार। ये मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक है, परंतु इसके अनुरूप जीवन को ढालना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार कर जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर ना था। वे जो कहते थे उसे करके ही दम लेते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं को इसकी आग में तपाकर कुंदन बना लिया। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वे किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषणों के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाइयों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन अपनी बौद्धिकता और योग्यता के बल पर उन्होंने एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की। साथ ही वे एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। जब डॉक्टर राधाकृष्णन
राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वे मात्र 2,500 रुपये वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि देश की उन्नति व विकास कार्यों में खर्च होती थी। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रति समर्पित थे। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रति समर्पित, यानी कि दोस्तों ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश में आपने देखा कि इसका जो मूल भाव यदि निकल कर आ रहा है तो गद्यांश को आप देख रहे हैं, तो गद्यांश में मूल रूप से राधा कृष्णन जी, उनका विराट व्यक्तित्व यहां देखने को हमें मिल रहा है। प्रश्न हम देखते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन का जीवन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? दार्शनिक के रूप में, लेखक के रूप में, शिक्षक के रूप में और वक्ता के रूप में। तो आप यदि इस गद्यांश में देखेंगे तो उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया और उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ। उनका जीवन कैसे प्रारंभ हुआ था? एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ, यानी कि उनका जो जीवन है वो किस क्षेत्र के लिए है? शिक्षक इसका उत्तर होगा। ठीक है शिवांगी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए? ओजस्वी वक्ता के कारण, अपनी योग्यता के कारण, अपने लेखन के कारण और दार्शनिक होने के कारण। ध्यान देना, एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में ख्याति अर्जित की, साथ ही वे एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। ध्यान दें, जब डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्हें 10,000 रुपए वैसे मासिक वेतन मिलता था। यदि यहां पर आप देखेंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए, तो आपको जो देखने को मिलेगा, ओजस्वी वक्ता के कारण, योग्यता के कारण, लेखन के कारण, दार्शनिक होने के कारण। बताइए किसके कारण? अपनी किसके कारण? अपनी किसके कारण? योग्यता के कारण। ओजस्वी वक्ता के कारण के, या योग्यता के कारण, या लेखन के कारण, या दार्शनिक होने के कारण? विकल्प उत्तर है बी। वो अपनी योग्यता के बल पर, देखिए, किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषणों के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, ओजस्विता, लेखन, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाइयों को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त। किसके बल पर? योग्यता। तो इसका जो जवाब है वो है बी। ठीक है शिवांगी जी। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उनके वेतन की शेष राशि किस कार्य में खर्च होती थी? उनके वेतन की शेष राशि देश की उन्नति व विकास कार्यों में खर्च होती थी। देश की उन्नति विकास कार्यों में खर्च होती थी, राष्ट्रपति भवन के रखरखाव में खर्च होती थी, बैंक के खाते में जमा होती थी, परिवार के जीवन में। इस पैराग्राफ में दे रखा है उनके वेतन की शेष राशि। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपए उनको मिलते थे और 2,500 रुपए वो वेतन लेते थे। शेष राशि देश की उन्नति व विकास कार्यों में खर्च करते थे। देश की उन्नति व विकास कार्यों में खर्च करते। अगला प्रश्न देखें, समर्पित शब्द में प्रत्यय है। यानी कि दोस्तों जब इस प्रकार का कोई पैराग्राफ आए, अब पैराग्राफ में उसने 3 प्रश्न इस प्रकार के वो बनाएगा कि जिसमें 3 प्रश्न आपको इस गद्यांश से मिल जाए, लेकिन 2 प्रश्न की स्वतंत्रता उसके पास में होती। वैसे तो वो चाहे तो 5 ही प्रश्न इसमें से उन शब्दों को लेकर बना सकता है
जो कोई संधि से संबंधित हो, समास से संबंधित हो, मुहावरा हो, कहावत हो, कोई अलंकार हो, कोई वर्तनी शुद्धि हो, वो उस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी कम से कम 3 प्रश्न वो गद्यांश से बना देता है। 1-2 प्रश्न वो ऐसे बनाता है जिसमें असामंजस्य रहे, यदि आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो वो बनने की संभावना कम है। क्योंकि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न के समर्पित शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पे हम आसानी से लगा सकते हैं कि इत प्रत्यय है। कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि छोटी ई की मात्रा समर्पण प्लस इत, समर्पित, इत प्रत्यय। लेकिन मान लेते हैं कि इस इतने पैराग्राफ में, इतना बड़े पैराग्राफ में यदि वो आपसे कोई शब्द को लेकर कोई संधि पूछ ले, जैसे आप देख रहे हैं ये शब्द है अत्यंत, आपसे प्रश्न पूछ सकता है अत्यंत में कौन सी संधि है? और वो 4 विकल्प दे देगा। वो दीर्घ संधि दे देगा, वो गुण दे देगा, यण दे देगा, वृद्धि दे देगा। यदि आपको वहां पे संधि याद है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहां से शब्द वो लेकर किसी शब्द को उठाएगा, बना देगा। यहां पे समर्पित शब्द में इत प्रत्यय वैसा का वैसे ही, अत्यंत में यदि आपने संधि मैंने आपको पढ़ाई थी, विस्तार से पढ़ाई, इति प्लस अंत, अत्यंत, ठीक है, अति प्लस अंत, ई और आ बराबर या, यानी कि कौन सी संधि है? या। ऐसा प्रश्न बना सकता है। प्रश्न उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो गद्यांश से कैसे प्रश्न बना, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और जितने मुख्य रूप से विगत वर्षों के जब आप प्रश्न पत्र लगाएंगे तो उन प्रश्नों पत्र से उन प्रश्नों को देख लेना जो जिस टॉपिक से संबंधित है। इससे आपका क्या होगा कि जो मूल रूप से आप जिन टॉपिक को पढ़ेंगे, इस पूरे गद्यांश में कभी 5 प्रश्न आपसे लग जाएं, लेकिन 2 प्रश्न हो सकता है इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, इस गद्यांश में कोई रेखांकित पंक्ति दे देगा, उसमें कौन सा छंद है, इस गद्यांश में इस गद्यांश के लेखक कौन है। ऐसे कभी कभी प्रश्न बनते हैं जो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है सादा जीवन उच्च विचार, राष्ट्रपति राधाकृष्णन, महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्ति। अब इस पेरा को जब आपने देखा, इस गद्यांश को जब आपने देखा, तो हमें इस प्रकार से देखने को मिला कि यहां से शुरुआत की थी उसने सादा जीवन उच्च विचार। ये मुहावरा सुनने में कितना मनमोहक लगता है, लेकिन जब यहां से लेकर यहां तक आपने इस गद्यांश को पढ़ा, तो इस गद्यांश में डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा है। आप सोचिए, इतने बड़े पद पर है, लेकिन राष्ट्र की उन्नति व प्रगति के लिए वो कितना सोचते हैं। एक शिक्षक है, एक दार्शनिक है, एक बेहतर वक्ता है, ओजस्वी भाषण देने वाले हैं। उनमें वो सारे गुण हैं जो इस गद्यांश के माध्यम से विकल्प डी की ओर हमें ले जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व है, ये इसका मूल रूप से उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तेज प्रताप सिंह संजीवनी, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। पैराग्राफ आप देख रहे हैं, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत समझ ली, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत समझ ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया
जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी कार्य के पूरा न होने पर समय की दुहाई दिया करते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती। अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। कुछ लोगों को अकर्मण्य रहकर समय की कमी का बहाना बताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव व्यस्तता में जीवन बिताया है। यानी कि दुनिया के जो सफलतम व्यक्ति है वो हमेशा कैसे रहते हैं? व्यस्ततम रहते हैं, जीवन में बिताया है, व्यस्तता में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने पर कार्य फलदायक नहीं रहता। सूरज यदि समय पर उदय होना व अस्त होना बंद कर दे, वर्षा यदि समय पर ना हो, यदि विद्यार्थी समय की कीमत नहीं समझेगा तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। परीक्षा के समय यदि विद्यार्थी केवल परिश्रम करेगा और शेष दिन आराम करेगा तो उसे वांछित सफलता नहीं मिल सकती। यानी कि दोस्तों, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में भले ही आपको कुछ प्रश्न बहुत सरल लगे, लेकिन पैराग्राफ को धैर्यपूर्वक आप पढ़ें, उसके भाव को समझने का प्रयास करें, फिर आप प्रश्न पढ़ें। क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई सरल पैराग्राफ आ गया, तो सरल पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? पैराग्राफ को पढ़ा, डायरेक्ट प्रश्न पढ़ के उत्तर देखने लग गए। अब आपने जब पैराग्राफ पढ़ा, आपने उत्तर ढूंढा, तो बहुत बार क्या होता है कि नियरेस्ट उत्तर मान्य होता है। 4 विकल्प इतने पास के दे रखता है कि कभी कभी एक से अधिक विकल्प सही होते हैं, लेकिन चूंकि हमने एक बार पढ़ के सीधे उत्तर ढूंढने में प्रयास करा, उत्तर लगा दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत बार हम जल्दी में उत्तर खोजने के प्रयास में उसके मूल भावों को समझना छोड़ देंगे। और चूंकि 5 प्रश्नों में यदि आपने 3 प्रश्न लगाए और यदि आप धैर्यपूर्वक पढ़ते तो 5 आप सही कर सकते थे। ये गलती आप ना करें, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न हमारे सही होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट को आप तभी अचीव कर सकते हैं जब धैर्यपूर्वक आप समझे। क्योंकि यहां पर यदि आपसे उसने पूछ लिया अकर्मण्यता का अर्थ बताइए, अब कठिन हो जाएगा। आपसे उसने प्रश्न पूछ लिया परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, आपसे उसने पूछ लिया, ठीक है, मूल रूप से सदुपयोग, इसका संधि विच्छेद कीजिए। कोई शब्द ऐसा है जिसकी वो वर्तनी पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है, ये आपको ध्यान देना। तो जब आप धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके मन में जो भाव आएंगे, जो विचार आएंगे, वो शीर्षक के लिए कौन सा शीर्षक हो सकता है, इसका केंद्रीय भाव क्या हो सकता है, इसके मूल भाव में क्या रहस्य छुपा हुआ, इस प्रकार के प्रश्न भी आप सही कर दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं, किस विद्यार्थी को सफलता मिलती है? जो बहुत पढ़ता है, जो समय की कीमत समझता है, जो तालिका बनाता है, जो सजग रहता है। यानी कि ये जो विकल्प आप देख रहे हैं, जिस प्रश्न का जवाब हमने, ठीक है, जैसे अमन है, अमन ने पढ़ के उसको दे दिया, अब अमन का उत्तर सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि हम यहीं पर यह पूछ लेते हैं कि इस विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है, इस विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है,
अब आप उत्तर तुरंत बता के बताइए। बताइए समास का नाम। आप अव्ययी भाव लगाएंगे, आप कर्मधारय लगाएंगे, आप तत्पुरुष लगाएंगे, या आप बहुब्रीहि लगाएंगे। जब विकल्प सरल होता है तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, लेकिन चूंकि यहीं से हमने उसको कहा समास, समास में आपको पढ़ा चुका हूं। ध्यान दें, अपठित गद्यांश का मतलब ये जो दिया है उसके उत्तर ही हम यहां पे नहीं समझेंगे। हम उन चीजों को भी देखेंगे जहां से प्रश्न बनने की उम्मीद है, क्योंकि यदि ये प्रश्न सरल है तो इस प्रश्न सरल प्रश्न में एक विद्यार्थी शब्द आया, उस विद्यार्थी शब्द में 4 विकल्प मैंने दिए, ए, बी, सी और डी। आप क्या लगाएंगे? अब आपका उत्तर आना चाहिए तुरंत। अमन जी क्या उत्तर लगाएंगे? संजीवनी, तेज प्रताप, हाँ रोजाना चलेगी क्लास, रोजाना चलेगी, ठीक है। विद्यार्थी, विद्या के लिए, अर्थी, अर्थी यानी अर्जन, विद्या का जो रोजाना अर्जन करता वो विद्यार्थी। यहां उत्तर है आपका तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। विद्या के लिए, संप्रदान के लिए, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय होता है, विद्यार्थी, विद्या, विद्या के लिए अर्थी, अर्थी का मतलब ज्ञान का अर्जन, ठीक है। चलिए, तो समय की कीमत समझना है, यह सही विकल्प था। किसी कार्य के पूरा न होने पर समय की दुहाई देने वाले लोग कैसे होते हैं? किसी कार्य के पूरा न होने पर समय की दुहाई देने वाले लोग कैसे होते हैं? आकर्मण्य होते हैं, परिश्रमी होते हैं, सुस्त होते हैं या तेज? बता दीजिए तुरंत फटाफट, क्या होगा? अमन जी, संजीवनी, तेज प्रताप, आकर्मण। अब यदि यहीं पर प्रश्न बना देता कि आकर्मण्य का अर्थ बताइए, आकर्मण्य ने आलसी, निकम्मा, जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्मशील, किसी कार्य के पूरा न होने पर समय की दुहाई देने वाले कैसे लोग होते हैं? या तो वो आलस्य करते हैं, आलसी होते हैं, या वो निकम्मापन करते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे मेरे पास समय नहीं बच पाया था, जबकि 24 घंटे तो सभी के पास है, किसी के पास भी 24 घंटे 5 मिनट नहीं है। समय सबको बराबर मिला है। समय का आप कैसे प्रबंधन करें ये आवश्यक है, ये अनिवार्य। तो आकर्मण्य इसका उत्तर। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने जीवन कैसे बिताया है? आराम से बिताया है, व्यस्तता में बिताया है, बहानेबाजी में बिताया है, या प्रकृति में बिताया है? बताइए। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव व्यस्तता में जीवन बिताया है। किसमें बिताया है? व्यस्तता। अब यदि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने सदैव व्यस्तता में जीवन बिताया है, यहां पे सदैव शब्द आया हुआ है। इस सदैव शब्द में आपसे पूछे कि कौन सी संधि है? जवाब दे दीजिए डायरेक्ट, विकल्प का तलाश नहीं, सिर्फ उत्तर बताइए लिखकर।
क्या होगा? सदैव। सदा प्लस एव। एव का अर्थ क्या होता है? सदा ही। सिर पे दो मात्रा है, डायरेक्ट ऐसे बता। वृद्धि। संजीवनी, अमन, ठीक है। चलिए बात करें, आगे बढ़े। तो दुनिया के सफलतम व्यक्तियों ने जीवन कैसे बिताया है? व्यस्तता में बिताया। समय बीत जाने पर कार्य कैसा नहीं रहता? समय बीत जाने पर कार्य कैसा नहीं रहता? फलप्रद, सुखप्रद, सफल, कर्मप्रद। बताइए, समय बीत जाने पर कार्य कैसा नहीं रहता? समय बीत जाने पर कार्य फलदायक नहीं रहता। फल, सुख, सफल और कर्म फलप्रद नहीं रहता। आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी को कब वांछित सफलता नहीं मिलती? विद्यार्थी को कब वांछित सफलता नहीं मिलती? जब वह केवल परीक्षा के दिनों ही परिश्रम करता है, जब वह आराम करता रहता है, जब वह परिश्रम नहीं करना चाहता, जब वह ठीक से आराम नहीं करता। विद्यार्थी को कब अनिवार्य या वांछित सफलता नहीं मिलती? जब वह केवल परिश्रम के दिनों में ही, जब वह केवल परीक्षा जब आएगी, परीक्षा के समय यदि विद्यार्थी केवल परिश्रम करेगा और शेष दिन आराम करेगा तो उसे वांछित सफलता नहीं मिल सकती। उसे वांछित सफलता नहीं मिल सकती। जब वह केवल परीक्षा के दिनों में परिश्रम करता है तो मन चाही अनिवार्य रूप से सफलता की वो इच्छा नहीं करता। ठीक है। समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया? ये अगला है आपका, देखें यहां पे। तीसरा गद्य। अब हम लगभग 10-15 गद्यांश करेंगे, उसके बाद छंद और अलंकार पढ़े। ठीक है। और फिर छंद और अलंकार के बाद रस, छंद, अलंकार, जब तीनों और काव्य शास्त्र की कुछ पुस्तकों रचनाओं की चर्चा हो जाएगी, तब हम पदों को देखेंगे। ये हम गद्य की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम पदों को देखें। ठीक है। संजीवनी जी, अमन जी, तेज प्रताप। चलिए, तो क्लास का मैंने एक बार बता दिया, क्लास रोजाना रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। जब जब समाज पथभ्रष्ट हुआ है, जब जब समाज पथभ्रष्ट हुआ है, तब तक युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह शिक्षकों ने बखूबी किया है। आज की दशा में भी जीवन मूल्यों की रक्षा का गुरुतर दायित्व शिक्षक पर ही आ जाता है। वर्तमान स्थिति में जीवन मूल्यों के संस्थापन का भार शिक्षकों पर पहले की अपेक्षा अधिक हो गया है, क्योंकि आज का परिवार बालक के लिए सद्गुणों की पाठशाला जैसी संस्था नहीं रह गया, जहां से बालक एक संतुलित व्यक्तित्व की शिक्षा पा सके। शिक्षक विद्यालय परिसर में छात्र के लिए आदर्श होता है। शिक्षक के हर क्रियाकलापों पर छात्रों की दृष्टि रहती है। प्राथमिक स्तर के छात्र तो अपने शिक्षक के निर्देश को ब्रह्म वाक्य मानकर उनका अनुसरण करते हैं।
यहां तक कि अपने माता पिता की तुलना में शिक्षकों को अधिक सम्मान देते हैं। इस वर्ग के छात्र किसी अन्य की बातों को उतना महत्व नहीं देते जितना कि अपने शिक्षकों की बातों को वो महत्वपूर्ण समझते हैं। प्राथमिक स्तर के छात्रों का चित्त मन निर्मल होता है, निर्मल, कोई मल नहीं, मल रहित, निर्मल होता है। यही काल छात्रों में जीवन मूल्यों के संस्थापन का उत्तम काल है। इस अवस्था के छात्रों के स्वच्छ एवं निर्विकार मन पर शिक्षक जो भाव अंकित करना चाहे कर सकते हैं। इस समय मन पर पड़ने वाला प्रभाव स्थायी होता है। अतः इस स्तर पर शिक्षण कार्य में लीन शिक्षकों को अपने छात्रों को छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं अतः इस स्तर पर शिक्षण कार्य में लीन शिक्षकों को अपने छात्रों को छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए। छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए। यह आपका पद है। समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया है? समाज को बनाया है, सर्जक की भूमिका का निर्वाह किया है, वर्तमान स्थिति को बनाए रखा है, सजगता लाने का काम किया। जब जब समाज पदभ्रष्ट हुआ है तब तक युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह शिक्षक ने किया। देखिए, एक होता है सर्जक, एक होता है सृजन। सृजन का मतलब होता है रचना और सर्जक का मतलब होता है रचना करने वाला। या फिर मैं कहूं कि रचना बनाने वाला। तो यहां पे समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया? सर्जक की भूमिका का निर्वाह। वो समाज को बनाने का कार्य कर रहा है, समाज को रचने का कार्य कर रहा है। ठीक है, जवाब है आपका भी। लेकिन सर्जक और सृजन दोनों के अर्थ पूछ सकता है शब्द युग्म लेकर कि सर्जक और सृजन का अर्थ क्या है। तो सृजन यानी रचना करना, लिखना, और सर्जक यानी रचना करने वाला या रचना बनाने वाला। तो शिक्षक क्या होता है? सर्जक होता है, समाज को बनाने वाला है वो, उसको नए आकार में रचने वाला है वो। जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है? जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है? शिक्षक पर, समाज पर, विद्यार्थी पर, हम सभी पर। किस पर आता है? उत्तर समझ गए होंगे आप। शिक्षक पर, समाज पर, विद्यार्थी पर, हम सभी पर। जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर? शिक्षक पर आ जाता है। छात्रों की दृष्टि किस प्रकार, छात्रों की दृष्टि किस पर रहती है? पाठशाला पर रहती है, पाठशाला की गतिविधियों पर रहती है, शिक्षक के क्रियाकलाप पर रहती है, सद्गुणों के विकास पर रहती है। किस पर रहती है? बताइए, ए, बी, सी और डी। शिक्षक के क्रियाकलाप पर रहती है। किस पर रहती है? शिक्षक के क्रियाकलाप। देखिए यहां पे विद्यालय परिसर में छात्र के लिए आदर्श होता है शिक्षक के हर क्रियाकलापों पर छात्रों की दृष्टि रहती।
शिक्षक के क्रियाकलाप। ठीक है, ठीक है अमन जी, शिवांगी, चलिए आगे बढ़ते। अब यदि यहां पे मान लेते हैं हम ये शब्द आप देख रहे हैं क्रियाकलापों, अलग अलग कार्य। शिक्षक सब प्रकार के कार्य जो उसे शिक्षण अध्यापन कराने के लिए दिए जाते हैं वो बखूबी उनका प्रयोग कर छात्र को सर्वगुण संपन्न बनाने का प्रयास करता है। छात्र किसकी बातों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षक की, माता पिता की, साथियों की, पड़ोसी। इस पैराग्राफ के अनुसार आपको जवाब देना है। प्राथमिक स्तर के छात्र तो अपने शिक्षक के निर्देश को ब्रह्म वाक्य मानकर उनका अनुसरण करते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता की तुलना में शिक्षकों को अधिक सम्मान भी देते हैं। छात्र किसकी बातों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षक की, माता पिता की, साथियों की, पड़ोसी की। माता पिता की बात तो वो मानते हैं, लेकिन पैराग्राफ के अनुसार किसकी मानते हैं? शिक्षक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार जीवन मूल्यों का बीजारोपण कर सकते हैं? शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार के जीवन मूल्यों या किस प्रकार जीवन मूल्यों का बीजारोपण करते हैं? छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं सुनाकर, महापुरुषों के चित्र दिखाकर, कविताएं सुनाकर, घटनाएं सुनाकर। शिक्षकों को अपने छात्रों को छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करना चाहिए। छोटी छोटी कथा सुनाकर। तो पैराग्राफ के अनुसार छात्रों को छोटी छोटी नीतिपरक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण करने वाला जो है वो शिक्षक। आगे देखें, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। क्या होगा? नौटंकी साहित्य प्रदान? नहीं, ये दूसरा आ गया क्या? हाँ, चलिए देखते हैं अगला गद्यांश। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। जनता के साहित्य का, जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता तो किस्सा तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। ध्यान देना, जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो किस्सा तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य को प्रधान रूप होते। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते हैं। सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, सुनने या पढ़ने वाले की कुछ स्थिति अपेक्षित होती। वह स्थिति है उसकी शिक्षा,
उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार है, मानसिक परिष्कार है। पैराग्राफ है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। क्या होगा? नौटंकी साहित्य प्रधान, सांस्कृतिक भाव, जनता के साहित्य का अर्थ, मानसिक परिष्कार। किस प्रकार का जवाब होगा? बोलो, ए उत्तर है कि बी है कि सी है? अमन जी ठीक है, संजीवनी बताओ, तेज प्रताप, रोहित, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, ये आप एक शब्द देख रहे हैं उपर्युक्त। यदि मैं इससे आपसे पूछता कि इस उपर्युक्त में कौन सी संधि है, तो नाम बता देंगे आप? लिखकर बताओ। यहां पे आयादी है, व्यंजन है, विसर्ग है, या फिर यण। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उपर्युक्त शब्द में कौन सी संधि है? अमन जी, संजीवनी, तेज प्रताप, ऊपरी प्लस उक्त, ई के बाद ऊ आए तो यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के अंदर क्या होता है? सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं, खूबसूरती निहित होती है, मानसिक परिष्कार निहित होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। साहित्य के अंदर क्या होता है? सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं, खूबसूरती निहित होती है, मानसिक परिष्कार निहित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। ठीक है, साहित्य के अंदर जनता के साहित्य का क्या अर्थ है? जनता के साहित्य का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक भावों को पाने की सूक्ष्म पहचान, बी सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, सी मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, उपर्युक्त सभी। क्या होगा? सांस्कृतिक भावों को पाने की सूक्ष्म पहचान हो, सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य हो, मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य हो, उपर्युक्त सभी। क्या जवाब लगाएंगे? डी। ठीक है अमन जी, डी। क्यों? वह स्थिति उसकी शिक्षा, उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार हो, मानसिक परिष्कार। तो सांस्कृतिक भावों को पाने की पहचान हो,
सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति हो या मानसिक परिष्कार की? विकल्प डी आपका सही। साहित्य का क्या उद्देश्य है? ए तुरंत समझ आ जाना, बी सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार, सी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। साहित्य का क्या उद्देश्य है? तुरंत समझ आ जाना, सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब लगाएंगे? ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं, ये परिष्कार शब्द आप देख रहे हैं, इस परिष्कार शब्द में आप कौन सी संधि लगाएंगे? बताइए। ए विसर्ग, बी यण, सी अयादि, डी स्वर। क्या लगाएंगे अमन जी? शिवांगी प्रताप बोलिए। परी प्लसकार, परी प्लसकार, परिही प्लसकार, ये दो बिंदु जो है षटकोण का आधा साम्य बदल जाएगी परिष्कार। यदि यहां पे चारों में से विकल्प यदि व्यंजन का होता तो परि उपसर्ग के कारण वो व्यंजन में चला जाता। जवाब क्या है? विसर्ग। चलिए आगे देखें। सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है? सुनने वाले की शिक्षा, सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार, सुनने वाले के मानसिक परिष्कार, डी उपर्युक्त सभी। सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है? बताइए, ए बी सी और डी। सुनने वाले की शिक्षा, सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार, सुनने वाले के मानसिक परिष्कार। अब चूंकि पेरा में आपने ये भी देखा है, ये भी देखा, उत्तर क्या होगा? डी। यहां पे इस पेरा को आप पुनः पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है। मन के सांस्कृतिक परिष्कार की, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार और मानसिक परिष्कार है। इस प्रकार से जवाब है आपका डी। संस्कृत का अर्थ है, यहां देखें, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कर उत्तर लगाएं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज अनायासी प्राप्त हो जाती। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायासी प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता।
एक आधुनिक उदाहरण लें, एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत माना था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक शब्द भले ही कह सके, आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक शब्द भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। यानी कि शब्द और संस्कृत के बीच के मूल भावों को यहां पे लेने का प्रयास किया, बताने का प्रयास। संस्कृत का अर्थ है आविष्कार करने वाला, भाषा का नाम, शब्द, इनमें से कोई नहीं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। खोज करना क्या दिया? एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, यानी कि क्या करता है वो? आविष्कार करने वाला है। क्या कर रहा है वो? आविष्कार करने वाला है। ठीक है। संस्कृत कौन सी संधि होगी इस शब्द में? ए, बी, सी और डी। बताइए कौन सी संधि हो सकती है? अमन, शिवांगी, तेजस, बी। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा जानता है, तथ्यों को याद करता है और नए आविष्कार करे। क्या होगा? नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा जानता है, तथ्यों को याद करता है, नए आविष्कार करता है। क्या होगा? नए आविष्कारों का प्रयोग करता है कि नए आविष्कार करे? ठीक है, नए आविष्कार करे। सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़े पहनता हो, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। क्या होगा? सभ्य व्यक्ति वह है, यहां ध्यान देना, वास्तविक वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। और एक आधुनिक उदाहरण के लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत तक माना था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त। जो आविष्कारों का क्या हो? ज्ञाता हो। आविष्कारों का क्या हो? ज्ञाता हो। अनेक बातों का उसे ज्ञान हो। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस थ्री, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, वी प्लस चार्थी। विद्यार्थी
विद्या प्लस अर्थी। ठीक। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदली। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, वाक्य को कर्मवाच्य में बदली। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। बी, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने खोजा, इनमें से कोई नहीं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, न्यूटन के द्वारा यानी कि यहां पे यदि कृतवाच्य है ने, कर्मवाच्य है के द्वारा, भाववाच्य है से। ने के द्वारा से, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। कर्मवाच्य, कृत कर्मवाच्य, कृत हो गया भाव, कृत हो गया कर्म हो गया और भाव। तो कर्मवाच्य में के द्वारा पहचान, भाववाच्य में से पहचान, कृत में ने लगे या ना लगे तब भी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमने मुख्य रूप से लगभग 25 प्रश्न 5 गद्यांश करने का प्रयास। प्रारंभिक अवस्था में हमने उन सरल गद्यांश को लिया है जो विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए। कैसे प्रश्न बन सकते थे, कैसे प्रश्न बने हैं और बनने वाले हैं। गद्यांशों को करने से आपको इन प्रश्नों की प्रकृति समझ में आई कि कैसे प्रश्न बन सकते। अब चूंकि इससे पहले भी आपने परीक्षाएं दी है, आपको अनुभव है। अधिक से अधिक हिंदी में यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो गद्यांश पद्यांश में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कल हम मुलाकात करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।